हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से इंडिया न्यूज पे आपकी अदालत में पूछा गया था कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए क्या प्रावधान है, वो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो क्या कहा है शिवराज सिंह चौहान जी ने, इसके बारे में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूं और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूं। शिवराज सिंह चौहान जी से और भी मुद्दों पर बात की गई, तो शिवराज सिंह चौहान जी का क्या कहना है सभी के लिए पूरी विस्तार से इसके संबंध में जानकारी दे रहा हूं। और रजत शर्मा जी ने सभी सवाल किए, अतिथि शिक्षक, पटवारी और शिक्षक भर्तियों, अन्य भर्तियों के बारे में भी सवाल किए गए। तो क्या कहना है शिवराज सिंह चौहान जी का, आप वीडियो में बने रहे, पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। वीडियो पूरा जरूर देखें, क्या कहा गया अतिथि शिक्षकों के मुद्दे को लेकर। बांटने का अभियान चला रखा है। आप कहते हैं किसान भाइयों, प्रधानमंत्री 6,000 दे रहे हैं, मैं भी 6,000 दूंगा। कोई बेटी गांव में पढ़ने जाएगी तो मुफ्त में साइकिल दूंगा, कोई टॉपर होगा तो स्कूटी दूंगा। इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, हम जनता की जिंदगी बदलने का अभियान चला रहे हैं और जनता की जरूरतें पूरी करना, विशेषकर वो भाई बहन या वो बेटा बेटी जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। अगर मैंने स्कूटी दी तो एक प्रतिस्पर्धा पैदा की कि 12th में अगर कोई बेटा बेटी अपने स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाएगा तो मामा स्कूटी दिलवाएगा। अब बच्चे पढ़ते हैं कि मैं स्कूटी लूंगा। हमने तय किया कि 75% अगर कोई मार्क्स लेके आएगा तो उसको मामा लैपटॉप दिलवाएगा। लैपटॉप पढ़ाई के काम आएगा। हमने तय किया कि अगर कोई गरीब है जिसके पास रहने की जगह नहीं, परिवार बड़ा हो जाता है, दादाजी के 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके 4 हो गए, अब छोटे से घर में जगह ही नहीं रहने की, हमने कहा उसको फ्री में प्लाट देंगे। गरीब है तो अगर इस धरती पर वो पैदा हुआ है तो इतना हक तो है ही कि रहने के लिए कम से कम एक जमीन का टुकड़ा उसका अपना हो, जहां वो अपना घर बना सके। कहां से जमीन लाएंगे इतने लोगों को देने के लिए? ऐसा है कि हमारे पास जमीन मध्य प्रदेश में है भी नहीं तो खरीद के देंगे। देखिए, इस धरती के संसाधनों पर गरीब का भी हक है। ये हवा, ये पानी, ये जंगल, ये जमीनें, ये खदान गरीब की भी है, उसका भी बराबर का हक है और इसलिए मैं उसका हक देता हूं। ये सामाजिक न्याय है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, केवल चुनाव के समय नहीं, ये योजना अगर हमने बनाई तो हमने 2005 से बनाना शुरू की अलग अलग योजनाएं। साइकिल मैंने इसलिए दी बेटियों को, पहले बेटियों को दी थी क्योंकि गांव में कांग्रेस के जमाने में एक तो शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं थी, स्कूल ही नहीं थे, जो थे वो पेड़ों के नीचे लगते थे और गुरुजी जो पढ़ाते थे उनको 500 रुपया तनख्वाह देते थे। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी जिन्होंने मध्य प्रदेश का बंटा ढार किया था। एक स्कूल में मैं गया, उस समय मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो मैंने एक बच्चे से पूछ लिया गंगा जी कहां से निकली, तो वो बोला विंध्याचल से। तो मैंने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी क्या गजब करते हो, गंगा जी तो हिमालय से निकली, बच्चा बता रहा है विंध्याचल से। तो बोले 500 रुपया में तो साहब विंध्याचल में से ही निकलेंगे। बुरी हालत थी। उन परिस्थितियों में मैं मुख्यमंत्री बना तो हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल कम थे, दूसरे गांव में बेटियों को पढ़ने नहीं जाने देते थे माता पिता। तो मैंने कहा कि बेटी पैदल नहीं जाएगी, मैं साइकिल दूंगा, बिटिया रानी साइकिल पर बैठ के जाएगी। तो मैं साइकिल दी। इसके बाद भांजे मुझसे नाराज होने लगे कि मामा बेईमानी हो रही है, भांजियां साइकिल पे जा रही है, हम पैदल घिसट रहे हैं। तो मैंने भांजियों को भी साइकिल दे दी और अब वो सफर स्कूटी तक पहुंच गया। इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन अब सुनना कि बहनों और फूफा भी नाराज हैं क्योंकि बहनों को दे दिया, भांजों को दे दिया, भांजियों को दे दिया, बहनों ही रह गए। ये 6,000 रुपया जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं उन्हीं को दे रहे हैं। 6,000 में 6,000 मैंने भी मिलाए तो 1,000 रुपया महीना मध्य प्रदेश के हर किसान को मिलता है और ये उनकी जिंदगी बदलने का प्रयास है। देखिए, सचमुच में आप देखेंगे हमारा मजदूर भाई बहनों, गरीब भाई बहनों, जैसे मैंने एक योजना बनाई, ये मैंने बनाई जनता की तकलीफें जमीन पे देख के। मैं बचपन से अपने गांव में देखता था बेटी और बेटा दोनों में लोग भेद करते थे। बेटा आए तो स्वागत किया जाए, खुशियां मनाई जाए, लड्डू बांटे जाए, बधाई गाई जाए, और बेटी अगर आ जाए तो मां का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और तब मेरे दिल में तकलीफ होती थी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी दोनों बराबर माने जाए। मैंने गांव में उस बहन की तकलीफ देखी कि जब हर कभी पति छोटी छोटी बात पर डांटता था और कई बार मार भी देता था, मैंने पिटती हुई बहनों को दूसरों के घर में जाके बचाओ कहते हुए देखा। तब मन में तकलीफ होती थी, स्त्री और पुरुष की समानता आखिर कब होगी। और बेटियों की तकलीफ देख के मैं बताना चाहूंगा रजत जी, मेरे मन में यह भाव आया कि बेटी को आने से दुनिया में तब तक रोकेंगे लोग जब तक वो बोझ लगेगी। बेटी को वरदान बनाना चाहिए और इसलिए मेरे मन में। लेकिन शिवराज जी, 18 साल बाद आपको बेटियों की याद आई? 18 साल मुख्यमंत्री रहे, अब चुनाव आ रहा है तो बेटियों को 1,000 रुपए देंगे उनके अकाउंट? नहीं, ये जो मैं योजना बता रहा हूं, ये 2006 में बनाई मैंने, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने सबसे पहली योजना बनाई कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। और वरदान कैसे बनेगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो बहुत गड़बड़ हो गया था। 1,000 बेटों पे 912 बेटियां पैदा हो रही थी।
और एक जगह जब मैंने कहा कि बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती, तो एक बूढ़ी अम्मा का बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो, बेटी आ गई, बड़ी हो गई और शादी में दहेज का इंतजाम करना पड़ा तो तू करवाएगा क्या? तब मुझे लगा कि केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा और तब मैंने तय किया कि बेटी बोझ नहीं रहेगी। पहली योजना बनाई मैंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसमें तय किया गरीब बिटिया की शादी अब हम करेंगे, सरकार करेगी, माता पिता पर बेटी बोझ नहीं रहेगी। और दूसरी योजना मुझे कहते हुए गर्व है, मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। मैंने अपने अफसर बुलाया और ये कहा कि मध्य प्रदेश में बेटी पैदा होगी तो लखपति होगी। तो पहले तो वो हंसे, उन्होंने कहा इम्पॉसिबल सर, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा होगा। बेटी के पैदा होते ही उसके नाम से इतने पैसे हम जमा कर दें कि जब वो 21 साल की हो तो 1 लाख रुपया मिल जाए। तो उस समय हमने तय किया कि 30,000 रुपया बिटिया के जन्म के साथ हम 2 बेटियों तक बिटिया के माता पिता के खाते में जमा कर देंगे। और उसको शिक्षा से मैंने जोड़ा, वो 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में जाए तो 6,000 और अब कॉलेज में जाती है तो 12,500, पास आउट करती है तो 12,500 और अब तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी लाडली लक्ष्मी बेटियों की मैं निःशुल्क करवाऊंगा। और मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश में 46 लाख लाडली लक्ष्मी बेटी, 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटी। और इसका इंपैक्ट आप देखिए कि 912 बेटियां पैदा होती थी 1,000 बेटों पे, अब 956 बेटियां 1,000 बेटों पर जन्म ले रही है। बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां वरदान बन गई। और ये 2006 में किया। बहनों का दुख और तकलीफ देख के हमने पहली योजना बनाई थी, क्योंकि मैं गांव में देखता था मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देने के 2 दिन पहले तक मजदूरी करती थी। मुझे तकलीफ होती थी, दर्द होता था। और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी। बेटा बेटी को या तो घर पे छोड़ देती थी या खेत की मैट पर रख के दिन भर मजदूरी करती थी। बेटा बेटी को ढंग से दूध भी नहीं पिला पाती थी। और तब मैंने तय किया कि बेटा बेटी के जन्म के पहले मजदूर बहन को 4,000 रुपया देंगे, ताकि पोषण आहार ले सके, खुद का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और जो कोख में बेटा बेटी पल रहा है उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। और जन्म के बाद 12,000 रुपया देंगे, ताकि कम से कम 1-2 महीना वो आराम तो कर सके, कम से कम अपनी ममता से अपने बेटा बेटी को दूध तो पिला सके और आराम करने का मौका भी मिल जाए। और आज मुझे कहते हुए गर्व है रजत जी, मध्य प्रदेश में बेटियां कोख में नहीं मारी जाती, कोख को कत्ल खाना बना दिया था लोगों ने। अगर ये पैदा हुआ कि बेटी जन्म लेगी तो कोख में ही मार दो, दुनिया में पैदा ही मत होने दो। ये कम बेटियां क्यों पैदा होती थी? भगवान भेदभाव नहीं करता था, इंसान करता था, इंसान। और इसलिए हमने बनाई ये योजना, लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना तक का सफर हमारा वहां से प्रारंभ हुआ। और केवल इतने ही नहीं, मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने तय किया कि स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन हम महिलाओं को देंगे, क्योंकि बहनें चुनाव ही नहीं लड़ती थी। घूंघट बांधो, घूंघट मारो, घर में रहो, रोटी बनाओ, और दूसरा काम नहीं था। और मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने तय किया 30% भर्तियां पुलिस में भी हम बेटियों की करेंगे। विरोध बहुत हुआ, पुलिस के अफसरों ने भी विरोध किया कि ये कैसे होगा, पुलिस काम कैसे करेगी। लेकिन मुझे अपनी बेटियों के सामर्थ्य पर भरोसा था, मुझे विश्वास था कि बेटी के हाथ में बंदूक दूंगा तो वो डाकू और गुंडों की अकल भी ठिकाने लगा के दिखा देगी। 30% भर्तियां तब से हमने की, 50% भर्तियां हम बेटियों की कर रहे हैं टीचर्स जैसी परीक्षाओं में। और आज आप चारों तरफ देखेंगे मध्य प्रदेश में बेटों के साथ बेटियां भी आगे बढ़ रही है। और एक तरकीब और मैंने निकाली, मुझे लगा कि स्त्री के नाम से भी, देखिए स्त्री और पुरुष दोनों समान होने चाहिए, बेटा बेटी दोनों समान होने चाहिए, दोनों के हक समान है, दोनों के अधिकार समान है। लेकिन संपत्ति अगर खरीदी जाती थी तो पुरुष के नाम पे खरीदी जाती थी। मकान, दुकान, जमीन खरीदना है तो पुरुष के नाम पे खरीदो। हमने तय कर दिया कि अगर महिला के नाम पे खरीदोगे तो स्टाम्प शुल्क केवल 1% लगेगा, पुरुष के नाम पे खरीदोगे तो ज्यादा लगेगा। उसका परिणाम रजत जी आपको मैं बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में अब 45% संपत्तियां महिला के नाम खरीदी जाती। पति अपनी पत्नी से कहते तेरे नाम खरीद रहा हूं, स्टाम्प के पैसे बच जाएंगे, रजिस्ट्री के पैसे बच जाएंगे। ये महिला सशक्तिकरण का अभियान है, ये फ्री बांटना नहीं है। लेकिन ये जो योजनाएं हैं, जो पैसा आप दे रहे हैं, ये वाकई में उन तक पहुंचता है? मॉनिटरिंग कैसे होती है? डीबीटी सीधे खाते में, अकाउंट में पहुंचता है, बीच में और कोई नहीं है। ये तो कांग्रेस का जमाना था, जब स्वर्गीय राजीव जी कहा करते थे मैं क्या करूं, 1,000 भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। हम ऐसे मजबूर नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। 1 रुपया देते तो सीधा 1 रुपया अकाउंट में पहुंचता है, उसी के खाते में वो निकालता और इस्तेमाल करता है। शिवराज जी, सारे जो आपके भांजे हैं वो कह रहे हैं कि लड़कियों के अकाउंट में 1,000 रुपया महीना जाता है, आप कह रहे हैं 3,000 कर देंगे, लड़कों के हाथ कुछ नहीं लग रहा। ये 1,000 रुपया लाडली बहनाओं के खाते में जा रहा है, और बेटियां जो लाडली लक्ष्मी उनकी योजना अलग है, लेकिन बेटों के लिए भी हमने कसर नहीं छोड़ी है। देखिए, आप साइकिल देना हो, किताबें देना हो, मेधावी विद्यार्थी योजना बनाई हमने, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। और उस योजना में तय किया कि हमारे बेटा बेटी किसी भी जाति समाज के हो, मैंने जातियों से ऊपर रखा बच्चों को। बच्चों में क्या भेद करना, हर एक बच्चे को, वो किसी भी जाति का हो, अगर वो मेधावी है और 12वीं में वो 75% अंक लेके बेटा भी आता है तो उसकी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई, अगर 8 लाख रुपए तक की उसकी आय होती है तो मामा करवाता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी आप जानते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 8 लाख 10 लाख रुपया साल। गरीब के बेटा बेटी नहीं चुका सकते।
किसान के नहीं चुका सकते। तो मैंने कह दिया कि चिंता मत करो मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, मामा चुकाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुकाएगी। और बेटे आगे बढ़ रहे हैं, और इन्हीं बेटों को और आगे बढ़ाने के लिए अभी हम एक योजना और लेकर आए, स्काई सीखो और कमाओ योजना। कई राजनीतिक दल सस्ते नारे उछालते हैं, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरे चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो लंबी उड़ान भर सके। ये बेरोजगारी भत्ता घोंसला और बेईमानी जो अनाउंस करते हैं वो इतने बैरियर्स लगा देते हैं कि बच्चों को मिलते नहीं, संख्या बहुत कम होती है और बच्चे बेरोजगारी भत्ता चाहते भी नहीं है। हमने तय किया कि हम मध्य प्रदेश के बच्चों को काम सिखाएंगे, स्किल्ड बनाएंगे उनको। वो अलग अलग कंपनी में, संस्थानों में काम सीखेंगे और काम सीखने के बदले उनको 8,000 से लेकर 10,000 रुपया महीना तक दिया जाएगा और बाद में काम सीखने के बाद उनको परमानेंट जॉब मिलेगा। 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती का हमारा अभियान इसी साल चल रहा है, इस साल हम पूरा कर देंगे। और हर महीने 3 लाख सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का लोन, जिसमें हम इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं, जो इसकी गारंटी भी मामी लेता है, वो भी हम बच्चों को दिलवा रहे हैं। तो बेटों के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा, भांजे भी आखिर मेरे प्राण हैं, उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वालों के साथ अन्याय कर रहे हैं आप। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमने गारंटी दी थी, हमारे आइडिया चुरा लिए। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं को 1,500 रुपए महीने का वादा किया था, शिवराज ने पहले ही 1,000 दे दिए। उन्होंने गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देने को कहा था, आपने 450 में दे दिया। अब देखिए 2017 में 1,000 रुपया मैंने, ये स्कीम कब शुरू हुई मैं बताना चाहता हूँ। 2017 में मध्य प्रदेश में 3 अत्यंत पिछड़ी जनजातियां थी, बैगा, भारिया और सहरिया, जहां पोषण का स्तर बच्चों का भी अच्छा नहीं था। मुझे लगा कि अगर इन परिवारों को आगे ले जाना है तो मैं परिवार की जो मुखिया है बहन, उसके खाते में 1,000 रुपया डाल दूं, क्योंकि बहन या महिला पैसे का दुरुपयोग नहीं करती। अगर पैसा उसके हाथ में आया तो सबसे पहले बच्चों पर खर्च करेगी वो। तो हमने 1,000 रुपया डालना शुरू किया और बाद में जब हमने इंपैक्ट असेसमेंट करवाया तो आप आश्चर्य होगा जान के कि बच्चों के पोषण का स्तर सुधर गया। माँ के पास 1,000 रुपया आया तो बच्चे को दूध खरीदा, फल खरीदे, दाल लेके आई, बच्चों के कपड़े लाई, बच्चों के पोषण का स्तर सुधर गया। वहां से मेरे हिम्मत और बढ़ी और मुझे लगा कि हर गरीब बहना के खाते में 1,000 जाना चाहिए। तो हमने चुनाव के कारण नहीं, हमने जो 1,000 पहले हम दे रहे थे वो भी लाखों थी, उन बहनों को उसका विस्तार करके अब उसको हर गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जो बहनें उन तक पहुंचा दिया। और मुझे खुशी है, कई बार तो मैं भावुक हो जाता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी मैं 3 दिन पहले झाबुआ गया था, वो फोटोग्राफ आप कभी देखना, जगह जगह बहन इकट्ठी होती, रोकती है। उस बहन ने भी आवाज दी, भैया मैंने कहा रोको, बहन बुला दी, आके मेरे गले लग गई, सिर पे हाथ, मुझे बलैया लेना, माथा चूमना। और फिर उसने कहा कि तुमने जो पैसा दिए थे ये मेरे ठेला लगा है सब्जी का, मैंने सब्जी खरीदी, ये ठेला लिया है, हाथ ठेला, और इसमें सब्जियां बेच रही हूं और रोज 200-250 रुपया मैं कमाने लगी हूं। किसी ने पुरानी सिलाई की मशीन खरीदी और वो सिलाई के काम में लग गई। ये महिलाएं हैं जिनने उस पैसे का उपयोग आजीविका चलाने के लिए प्रारंभ कर दिया, उनकी जिंदगी बदल रही है। ये फ्री में बांटना नहीं है, अपनी बहनों की जिंदगी बदलने का मेरा अभियान है। और ये मेरा संकल्प है कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। महिला सशक्तिकरण हमारे जीवन का मिशन है। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की भरसक कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा था ये रेवड़ी कल्चर वाले एक्सप्रेस वे नहीं बनवा सकते, नए एयरपोर्ट नहीं बनवा सकते, हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते, ये सिर्फ वोट मांग लेते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आप तो कर रहे हैं, जो केवल रेवड़ियां बांटते हैं उनके लिए कहा है। आप देखिए रजत जी, मध्य प्रदेश में जाके हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश क्या था, 2003 में मध्य प्रदेश में टूटी फूटी 60,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी। गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में गड्ढा, पता नहीं चलता। कोई मध्य प्रदेश में आता था और गाड़ी उचकने लगती थी तो समझ जाता था कि मध्य प्रदेश आ गया। बंटा ढार कर दिया था पूरा दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश का। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कों का जाल बिछाया है, तो हमने बिछाया है। अटल एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, विंध्य एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, हमने पूरे मध्य प्रदेश को बदल दिया है। और केवल सड़कें नहीं, मध्य प्रदेश में बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। जब उनका राज था कांग्रेस का तो 2 घंटे 3 घंटे बिजली मिला करती थी। केवल बिजली की उपलब्धता और उत्पादन 5,000 मेगावाट के नीचे था। आज 29,000 मेगावाट बिजली पैदा करके मध्य प्रदेश की जनता को हमने 24 घंटे बिजली देकर घरों को रोशन करने का काम किया है। हमने पावर प्लांट नए लगाए। शिवराज जी, जरूर बिजली दे रहे हैं आप, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 पर आधा बिल, तो ये फ्री बीज नहीं है, ये कांग्रेस ही कहते हैं। हम तो पैसे ले रहे हैं लेकिन गरीब से कम लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। मध्य प्रदेश में कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल कभी कम नहीं किया। रेवेन्यू सरप्लस बजट है हमारा। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। सीएम राज जैसे स्कूल बना रहे हैं, एक स्कूल की बिल्डिंग 38 और 40 करोड़ की है, जहां गरीब के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर सुविधाएं पाने का काम करेंगे। ग्लोबल स्किल पार्क जैसे हमारे यहाँ स्किल्ड मैन पावर तैयार करने के लिए
सिंगापुर के सहयोग से इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, अलग अलग कॉलेज जो, इंजीनियरिंग कॉलेज जो, मेडिकल कॉलेज जो, इंफ्रा का पूरा जाल बिछाया है। और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आप देखिए, जब कांग्रेस का राज था 2002 और 3 तक, तब मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम थी 11,000, आज हो गई है 1,40,000 रुपया बढ़ के। मध्य प्रदेश में कुल मिला के जो अर्थव्यवस्था का आकार था 71,000 करोड़, आज बढ़ा के हमने कर दिया उसको लगभग 15 लाख करोड़। मध्य प्रदेश में फसलों का, अनाज का उत्पादन था केवल 100 करोड़ के आसपास, आज वो बढ़ के पहुंच गया है लगभग 650 करोड़। मध्य प्रदेश गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला राज्य है। हमने एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के जमाने में माइनस हुआ करती थी, लगातार 1.5 दशक तक मध्य प्रदेश ने 18% की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हासिल करके केवल देश में नहीं दुनिया में रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड। लगातार इतनी वृद्धि कभी नहीं। सिंचाई की व्यवस्था, कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेज आजादी के पहले भी कुल 7.5 लाख हेक्टर थी, हमने बढ़ा के 47 लाख हेक्टर पहुंचा दी और 65 लाख हेक्टर तक हम पहुंचाने वाले हैं। और सिंचाई का चमत्कार है कि खेती हमारी तेजी से बढ़ती गई, खेती से तेजी से बढ़ी तो अर्थव्यवस्था वाइब्रेंट हो गई। मध्य प्रदेश का योगदान देश की जीएसडीपी में केवल 3.6% हुआ करता था, आज 4.8% हो गया। कितनी तेजी से हम बढ़े। बजट कभी 21,000 करोड़ रुपया हुआ करता था, आज 3,14,000 करोड़ का बजट हमने दिया है। शिवराज जी, पूरा इलेक्शन कैंपेन यही करना है क्या? मैंने केवल इसलिए कहा कि फ्री वीज नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप मुझे बताइए, मैं आपको फिगर बताता हूं। आप लड़कियों को 1,000 रुपए महीना देंगे, उसका खर्चा होगा 18,000 करोड़। 3,000 रुपए जब उनके खाते में जाएंगे, 54,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे इतने पैसे? देखिए, हमारा अभी बजट है 3,14,000 करोड़। इसके बाद मैंने रिवाइज किया कि नहीं और उसको ठीक करें तो 5,000 करोड़ बढ़ाए, तो वो भी 5,000 करोड़ आ रहे हैं। अगले साल हमारा बजट इससे कम से कम 25% ज्यादा होगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को बनाना है। हमने तय किया हम $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश को बनाएंगे। उस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही, तेजी से। तो हम बजट का आकार लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा ज्यादा आएगा क्योंकि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही, निवेश आ रहा है। अभी हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 15,42,550 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए, जिसको तेजी से हम जमीन पर उतार रहे हैं। हमारे आईटी कंपनी आ रही है, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ रही है, हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ रही है, एमएसएमई तेजी से बढ़ रही है। तो हम ऐसे ही गरीब थोड़ी रहने वाले। वो जमाना चला गया जब हमें बीमारू राज करते थे, वो कांग्रेस का जमाना था। अब बीमारू नहीं, हम विकसित राज्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए पैसे का इंतजाम होता जा रहा है। तो इसका मतलब है मध्य प्रदेश में जब बच्चा पैदा होगा, उससे लेके जन्म से लेके मरण तक सारा खर्चा सरकार देगी, पढ़ाई भी सरकार कराएगी, इलाज भी सरकार कराएगी, खाना भी सरकार देगी। जो बच्चे गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, उनका देखिए, ये ड्यूटी है सरकार की। एजुकेशन, शिक्षा देना। अगर किसी के पास पैसे नहीं तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं है क्या? प्राचीन काल में भी भारत में फ्री एजुकेशन थी। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा संदीपनी जी के आश्रम में गए थे, तो संदीपनी जी फीस नहीं लेते थे, समाज शिक्षा का व्यय वहन करता था। जो गरीब है, मैंने 8 लाख की सीमा बताई, 8 लाख रुपया से जिनकी कम आए हैं, उनको करना ये हमारा धर्म है। देखिए, हम बच्चे के पास अगर पैसे नहीं तो उसको मजबूर छोड़ दें, और वो यही सोचता रहे कि टैलेंट तो है, काश मेरे पास भी पैसे होते मेरे मम्मी पापा के पास, तो मैं आगे बढ़ जाता। मैं बच्चों की आंखों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। देखिए, इसीलिए कमलनाथ जी आजकल कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जेब में नारियल लेके घूमते हैं, जहां जाते हैं योजना का शिलान्यास कर देते हैं। देखो, जिसमें दम होता है वही तो करता है। हम केवल शिलान्यास थोड़ी करते हैं, फिर भव्य भवन भी खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि घोषणा वीर है, इनका वीर ही तो घोषणा करते हैं, कार्य थोड़ी घोषणा करते हैं। हम घोषणा भी करते हैं, उसको पूरा भी करते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो पूरे टाइम रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया, इनका मामा नहीं औरंगजेब हो गया। मैं कभी नहीं कहता मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास खूब पैसा है। विकास के कामों के लिए भी कमी नहीं है और जन कल्याण के लिए भी कमी नहीं है। आपने इतनी अच्छी बात कही है। यहां पर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में शिवराज सिंह चौहान पर इल्जाम और सवाल आता एक होता। तब इनने कोशिश की लोगों को सताने की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने की। तब मैंने कहा था मुख्यमंत्री भले ही ना हो, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है। अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन पे गर्व है। 6 महीने के अंदर सारे डकैतों के बड़े गिरोह समाप्त कर दिए गए। जब कांग्रेस थी तब संरक्षण मिलता था, साफ कर दिए सारे डकैत। और आज तक एक डाकुओं का सूचीबद्ध गिरोह आज तक हमने तैयार नहीं होने दिया, पनपने ही नहीं दिया, खत्म कर दिए। नंबर 2, एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय जी के राज्य में नक्सली सिटिंग मंत्री स्वर्गीय लिखीराम कांवरे जी की गर्दन काट ले गए थे। ऐसा नक्सलवाद बढ़ रहा था। हमने नक्सलवाद को पूरी तरह से नियंत्रित करके रख दिया। अब आगे नहीं बढ़ पाए कहीं नक्सली। इसी साल भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो 8 नक्सली मारे गए। हमने सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से। दिग्विजय जी के जमाने में बंटाढार युग था वो,
कितनी सिमी की आपराधिक घटनाएं करते थे, हथियारों के जखीरे बरामद होते थे। हमने ध्वस्त कर दिया सिमी के नेटवर्क को, और सिमी के लोग जेल में बंद थे, निकल के भागने की कोशिश की तो ज्यादा दूर नहीं जा पाए, एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। हमने अपराधियों के शुरू से कार्रवाई की, और अब भी अगर कोई माफिया है, गुंडा है, बदमाश है, अगर बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा, दुराचार करेगा, मैं छोड़ दूंगा। तब हमने किया कि ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। हमने सबसे पहले कानून बनाया, और ऐसे अपराधियों को मैं कहता हूं 10 फीट गड्ढे में गाड़ेंगे। और इसका मतलब यह है कि हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे, ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बन जाए, ताकि अपराधी गलत काम करते हुए कांपे। माफियाओं के लिए, जो दुष्ट है, बदमाश है, उनके लिए वज्र से ज्यादा कठोर है मेरी सरकार, लेकिन सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है मेरी सरकार। जनता के लिए। लेकिन आजकल तो मैं देख रहा हूँ आपने योगी आदित्यनाथ का आइडिया चुरा लिया, अब बुलडोजर चलाते हैं आप भी, बाबा का बुलडोजर आ जाता है। अब देखिए, मैंने बताया कि हम कड़ी कार्रवाइयां तब से कर रहे हैं, तब भी चलते थे। अभी हमने, सही है बात, 23,000 एकड़ जमीन, मैं कह रहा हूं आप, 23,000 एकड़ जमीन ऐसे लोगों से जो अपने आप को दबंग मानते थे, प्रभावशाली मानते थे, माफिया मानते थे, जिनसे डरते थे लोग, उनके यहां अवैध अतिक्रमण थे, बुलडोजर चलवा के मुक्त करवाई। और जो जमीन हमने मुक्त करवाई वो गरीबों को बांट रहे हैं, गरीबों के घर बना रहे हैं। भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में स्वराज कॉलोनी बन रही है इन्हीं माफियाओं से जो जमीन हमने छीनी। आपने स्वराज कॉलोनी बनाई है, वहां पर दिग्विजय सिंह भी गए थे, कमलनाथ भी गए थे, और दिग्विजय सिंह तो आंसू बहा रहे थे कि आपने गरीबों दलितों के ऊपर बुलडोजर चला दिए। माफिया अगर उनके मित्र हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? किसी गरीब पे बुलडोजर नहीं चला, जिनके यहां चला उनके यहां वो आंसू बहाने गए थे, क्योंकि शायद उनके कार्यकर्ता होंगे और सारे गलत काम इन लोगों के संरक्षण में उन सरकारों में किए होंगे उनने, लेकिन मामा के राज में गड़बड़ करने वाले नहीं दिखे। और आपने कह दिया टाइगर जिंदा है। ये तो मैंने तब कहा था जब मैं 1.25 साल मुख्यमंत्री नहीं था, तब इन्हें कोशिश की लोगों को सताने की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने की। तब मैंने कहा था मुख्यमंत्री भले ही ना हो, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है। आपके बारे में विरोधी दलों के नेता क्या कहते हैं, इस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश गई थी, उन्होंने कहा कि 220 महीनों के शासन में शिवराज सिंह चौहान ने 225 घोटाले किए। अच्छी तुकबंदी जमाई, 220, 225 घोटाले किए कि नहीं किए? उनको तो जितना नाम याद आते हैं बीच में, ये घोटाला, ये घोटाला, ये घोटाला, खाना खाओ घोटाला, पानी पियो घोटाला, अंदर जाओ घोटाला, बाहर जाओ घोटाला। और जब पत्रकारों ने पूछा कि इसको समझाओ तो ये घोटाला क्या है, बोले तुम पढ़ लो। सच बात यह है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। अभी जब पहले कांग्रेस का शासन था तब घोटाले होते थे, और अभी 15 महीने उनका शासन था, क्या हालत कर दी थी मध्य प्रदेश की। मैं पूछना चाहता हूं, वो घोटाले की बात करते हैं। शिवराज, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं जो उन्होंने स्पेसिफिक कहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक लेटर जारी किया और यह कहा कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने चिट्ठी लिखी हाई कोर्ट को और कहा कि 50% कमीशन मांगा जा रहा है। हमने उस कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढा, वो मिले ही नहीं कहीं। जो पता दिया था वो उसका अस्तित्व ही नहीं था कहीं। ये तो पता नहीं कर्नाटक या पता नहीं कहां से इन्हें सीखा कि बार बार कह दो कि हो रहा है, कोई मुद्दा तो है नहीं, और इसलिए इस तरह की बात करते हैं। उनको जवाब देना पड़ेगा कि जब कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर थे, छापे पड़े थे इनकम टैक्स के, ईडी के, 280 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। कमलनाथ जी बताएं किसके करीबी थे? इनके आसपास के सारे लोगों के पास। आप अखबार की कटिंग्स देख लीजिए, उस समय के समाचार देख लीजिए। बल्लभ भवन को दलालों का, बल्लभ भवन मतलब मध्य प्रदेश का सेक्रेटरिएट, दलालों का अड्डा बना दिया गया था। बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता था। कलेक्टर और एसपी के पदों पर जो लोग जाते थे उनसे पैसे वसूल किए जाते थे। बल्लभ भवन में जनता नहीं आती थी, जनप्रतिनिधि नहीं आते थे, दलाल बैठे रहते थे। दलाल जो सौदे करते थे, मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का काम उनने किया। और जो घोटालों की बात कर रहे हैं, किसके खिलाफ ईडी की कार्रवाइयां चल रही है, कौन के रिश्तेदार हैं वो, पहले वो जवाब दें। केवल आरोप लगाना आसान होता है। लेकिन वो तो आपको पे सीएम कहते हैं, उन्होंने पोस्टर निकाले। देखिए, उनके पास कुछ है नहीं, बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं। पहले कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद उनको थी कि इतने साल हो गए, अब सरकार बन जाएगी। जमीन नीचे से खिसक रही है।
तो कुछ भी उल जलूल बोल रहे हैं जिसको ना कोई सुनता ना मानता। कांग्रेस कोई भरोसा नहीं है जो वो बोल रहे हैं उस पर, उन्हीं के लोगों को भरोसा नहीं है। तो अगर उन्होंने 15 महीने भ्रष्टाचार किया था तो आपने उसकी जांच कराई? अभी तो कई जांचें चल रही है। अभी जो छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स, उसमें काम किए बिना करोड़ों रुपयों का पेमेंट हो गया, तो उसकी भी जांचें चल रही है। और आपके लोगों ने पोस्टर भी निकाल दिया, करप्ट नाथ कह दिया कमलनाथ को। वो तो जो जैसा है लोगों ने किया होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह का कैंपेन तो पहले नहीं चलता था। वो पेसीएम कहें, आपके लोग करप्ट नाथ कहें, एक दूसरे को झूठा कहें, चोर कहें। नहीं, उनने शुरू किया है, उनने तो वो जैसे है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बताते हैं, लोग भी बताते हैं। जैसे आपके यहां से नारा लगा 50-50 आधा आधा, कमलनाथ दिग्गी का साझा। जब इनकी सरकार चलती थी तो इनकी सरकार में कौन असली मुख्यमंत्री है यही भ्रम होता था। सामने चेहरा था कमलनाथ जी का और पीछे से काम करते थे दिग्विजय जी। लोग कहते थे नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। तो अब उसी पे से ऐसे नारे बने होंगे। देखिए, वो कहते हैं कि जब उनकी सरकार थी उन्होंने जो जनता से वादे किए थे उन्होंने पूरे किए। 27 लाख किसानों का लोन उन्होंने माफ किया मुख्यमंत्री बनते ही। 900 से ज्यादा वादे किए थे, वचन दिए थे 900, और वादा यह था कि 10 दिन के अंदर, आप गिनते हुए सुन लीजिए, वो वीडियो मैंने कई जगह दिखाया था। राहुल जी कहते थे, राहुल बाबा 10 दिन के अंदर, और गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 15 महीना हो गया, किसान कर्जा माफी का इंतजार ही करता रहा।